दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। वो सारी जानकारी आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 8, ठीक है, और वह है सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर से देखते हैं जो किस तरह के टॉपिक बनते हैं और किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर की परिभाषा, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियम व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। इस तरह सॉफ्टवेयर वह निर्देश है जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने के लिए उसे दिए जाते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते। अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है, ठीक है। साधारणतः प्रोग्राम जो है या एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ को इंगित करते हैं, ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोग्राम को देख, किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए तैयार किया गया अनुदेश का समूह प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए जो समूह होता है वह प्रोग्राम कहलाता है। चलिए प्रोग्रामर के बारे में जानते हैं। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विशेषज्ञ होता है जो किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर कोड या प्रोग्राम तैयार करता है, उसकी जांच यानी कि टेस्टिंग करता है तथा उसकी खामियों यानी बग्स की पहचान कर उसमें सुधार करता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्राम के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली सभी संभावनाओं पर विचार करता है, ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ठीक है। तो वह प्रोग्राम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर प्रोसेसर क्रियान्वित कर सकता है तथा वांछित परिणाम देता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कहलाता है। इस प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन नेम .exe होता है, ठीक है। जब हार्डवेयर को किसी कार्य को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के निर्देशों का अनुपालन करता है तो इसे प्रोग्राम रन या एग्जीक्यूट करना कहा जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के प्रकार, चलिए सॉफ्टवेयर के प्रकार जानेंगे हम लोग। जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए इन सभी को हम लोग आगे समझते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ठीक है, एक एक करके समझेंगे सभी को। तो प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने तथा उन्हें कार्य के लायक बनाए रखने के लिए तैयार किए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। यह कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर का एक बेजान शरीर भर ही रह जाता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरफ तो कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ा होता है तो दूसरी तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है जैसे डॉस, विंडोज़, यूनिक्स, मैकिन्टॉश, ठीक है, आदि। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर में हमारा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाता है, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा उदाहरण में देखें तो विंडोज़ हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में
वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, अकाउंटिंग, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, ये सभी उदाहरण हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर का जो उदाहरण है वह है एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम, फाइल मैनेजर, ये सभी यूटिलिटी प्रोग्राम के उदाहरण हैं। ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। यह विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच समन्वय स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्रियान्वित नहीं कर सकता। अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वीडियो प्लेयर, वेब ब्राउज़र, कैलकुलेटर आदि पहले से ही बने होते हैं। ठीक है। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कार्य जानेंगे हम लोग। ठीक है। जो मेन कार्य है, तो पहला कार्य इसका है कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से लेकर प्राथमिक मेमोरी में डालना तथा कुछ मूलभूत क्रियाएं स्वतः प्रारंभ करना। ठीक है। दूसरा इसका मुख्य कार्य है हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करना। तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है हार्डवेयर संसाधनों का नियंत्रण तथा बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। ठीक है। हमारा चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य है वह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना। ठीक है। पांचवा जो है हमारा वह मुख्य कार्य है मेमोरी और फाइल प्रबंधन करना तथा मेमोरी और स्टोरेज डिस्क के बीच डाटा का आदान प्रदान करना। हमारा अगला जो मुख्य कार्य है वह है हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों यानी एरर को इंगित करना। ठीक है। और अगला जो हमारा है मुख्य कार्य, ठीक है, वह है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा डाटा को अवैध प्रयोग से सुरक्षित रखना तथा इसकी चेतावनी देना यानी कि वार्निंग देना। ठीक है। चलिए हम लोग अब जानेंगे कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो उदाहरण है वह है माइक्रोसॉफ्ट डॉस, एप्पल का मैक ओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जैसे विंडोज़ 95, 98, 2000। ठीक है। विस्टा हो गया, विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है। हाँ, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ठीक है। यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, ये सभी गूगल क्रोम ओएस हो गया, एंड्रॉयड ओएस हो गया मोबाइल फ़ोन के लिए, ये सभी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ठीक है। चलिए कुछ रोचक तथ्य हम लोग जान लेते हैं। लिनक्स विंडोज़ के समान एक शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मुफ्त उपलब्ध है, जबकि विंडोज़ के लिए शुल्क चुकाना पड़ता है। इसके बावजूद लिनक्स का प्रचलन सीमित है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा पहला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार में वह है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। हम लोग अब जानेंगे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो इसमें एक ही प्रकृति के कार्यों को एक बैच के रूप में संगठित कर समूह में क्रियान्वित किया जाता है। इसके लिए बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसका सिस्टम का लाभ यह है कि प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए कंप्यूटर के सभी संसाधन उपलब्ध रहते हैं, अतः समय प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है। परंतु इसमें उपयोगकर्ता तथा प्रोग्राम के बीच क्रियान्वयन के दौरान कोई अंत संबंध नहीं रहता तथा परिणाम प्राप्त करने के समय अधिक लगता है। ठीक है। मध्यवर्ती परिणामों पर उपयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है। इसका उपयोग जानेंगे हम लोग। तो इस सिस्टम का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है होती। ठीक है। जैसे सांख्यिकी विश्लेषण। ठीक है, यानी कि स्टैटिक्स एनालिसिस, बिल प्रिंट करना, पेरोल बनाना आदि। ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी एक प्रोग्राम के क्रियान्वयन के बाद जब उसका प्रिंट लिया जा रहा होता है
तो प्रोसेसर खाली बैठने के स्थान पर दूसरे प्रोग्राम का क्रियान्वयन आरंभ कर देता है, ठीक है, जिससे प्रिंटर की आवश्यकता नहीं होती। इससे क्रियान्वयन में लगने वाला कुल समय कम हो जाता है तथा संसाधनों का बेहतर उपयोग भी संभव हो पाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर कई प्रोग्रामों को एक साथ क्रियान्वित नहीं करता, बल्कि एक समय में एक ही निर्देश को संपादित किया जाता है, ठीक है। इसके लिए जो है विशेष हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसमें कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का आकार जो है बड़ा होना चाहिए, ताकि मुख्य मेमोरी का कुछ हिस्सा प्रत्येक प्रोग्राम के लिए आवंटित किया जा सके, ठीक है। इसमें प्रोग्राम क्रियान्वयन का क्रम तथा वरीयता निर्धारित करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं, आधुनिक कंप्यूटर में मुख्य तौर पर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। विंडोज़ और लिनक्स मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिनमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जो यह क्या होता है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई उपयोगकर्ता, जिन्हें टर्मिनल भी कहते हैं, इंटरएक्टिव मोड में कार्य करते हैं, जिसमें प्रोग्राम की क्रियान्वयन के बाद प्राप्त परिणाम को तुरंत दर्शाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक उपयोगकर्ता को संसाधनों के साझा उपयोग के लिए कुछ समय दिया जाता है, जिसे टाइम स्लाइस या क्वांटम कहते हैं, ठीक है। इनपुट और आउटपुट प्राप्त करने के बीच के समय को टर्न अराउंड, ठीक है, समय कहा जाता है। इस समय का उपयोग कंप्यूटर द्वारा अन्य उपयोगकर्ता के प्रोग्रामों के क्रियान्वयन में किया जाता है, ठीक है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी का सही प्रबंधन आवश्यक होता है, क्योंकि कई प्रोग्राम एक साथ मुख्य मेमोरी में उपस्थित होते हैं। इस अवस्था में पूरे प्रोग्रामों को मुख्य मेमोरी में न रखकर प्रोग्राम क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हिस्सा ही मुख्य मेमोरी में लाया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वैपिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे रियल टाइम सिस्टम के बारे में। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्धारित समय सीमा में परिणाम देने को महत्व दिया जाता है। इसमें एक प्रोग्राम के परिणाम का दूसरे प्रोग्राम में इनपुट डाटा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पहले प्रोग्राम के क्रियान्वयन में देरी से दूसरे प्रोग्राम का क्रियान्वयन और परिणाम रुक सकता है। अतः इस व्यवस्था में प्रोग्राम के क्रियान्वयन समय रिस्पांस टाइम जो है उसको तीव्र रखा जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग उपग्रहों के संचालन, हवाई जहाज के नियंत्रण, परमाणु भट्टियों, वैज्ञानिक अनुसंधान, रक्षा, चिकित्सा, रेलवे आदि में किया जाता है, ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। चलिए अब हम लोग जानेंगे एकल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ये क्या होता है। तो पर्सनल कंप्यूटर के विकास के साथ साथ एकल ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें प्रोग्राम क्रियान्वयन की समय सीमा का संसाधनों के बेहतर उपयोग को वरीयता न देकर प्रोग्राम की सरलता तथा उपयोगकर्ता को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया गया, ठीक है। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एकल ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक उदाहरण है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे एकल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है, यानी सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इस प्रकार के सिस्टम में प्रोसेसर द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित किए जाते हैं। इसमें प्रोसेसर अपना कुछ समय सभी चालू प्रोग्राम को देता है तथा सभी प्रोग्राम साथ साथ संपादित होते हैं। इसमें अलग अलग कार्यों की प्रगति का विवरण भी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। यह टाइम शेयरिंग सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें एक साथ दो या अधिक प्रोसेसर को आपस में जोड़कर उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इससे कार्य संपादित करने की गति में वृद्धि होती है। इसमें
एक साथ दो अलग अलग प्रोग्राम या एक ही प्रोग्राम के भाग क्रियान्वित किया जा सकता है। इसे पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। इसमें कई उपयोगकर्ता एक ही समय में कंप्यूटर पर स्थित एक ही डाटा का उपयोग तथा उसका प्रोसेस कर सकते हैं। यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज 7 आदि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ठीक है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो किसी उपकरण के भीतर स्थित प्रोसेसर के प्रयोग के लिए बना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यह सॉफ्टवेयर प्रोसेसर के भीतर ही रोम में स्टोर किया जाता है। माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, डीवीडी प्लेयर, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओपन क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का कर्नेल या सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है और कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर इसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी का अधिकार नहीं होता है और न ही उपयोगकर्ता द्वारा कोई शुल्क चुकाना पड़ता है। क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका सोर्स कोड गुप्त रखा जाता है तथा उपयोगकर्ता निर्धारित शुल्क चुकाकर ही इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकता है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मोबाइल टेलीफोन में प्रयुक्त गूगल का एंड्रॉयड ओएस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि एप्पल का आईफोन ओएस एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानेंगे, जो वह क्या होता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल बाइनरी अंकों 0 तथा 1 या ऑफ या तथा ऑन को समझ सकता है। ठीक है, बाइनरी अंकों में लिखे निर्देश या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मशीन भाषा कहा जाता है। कंप्यूटर मशीन भाषा में लिखे प्रोग्राम को समझकर क्रियान्वित कर सकता है, परंतु मशीन भाषा में प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर तैयार करना कठिन काम होता है। ठीक है, साथ ही जो है प्रत्येक कंप्यूटर प्रोसेसर की अपनी एक अलग मशीन भाषा होती है जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी पर निर्भर करती है। इससे बचने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया जाता है तथा इसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में बदला जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज आम बोलचाल की भाषा के करीब होती है, अतः इस भाषा में प्रोग्राम तैयार करना अपेक्षाकृत आसान होता है। साथ ही उच्च स्तरीय भाषा प्रोसेसर की कंपनी तथा उसके मॉडल पर निर्भर नहीं करती। उच्च स्तरीय भाषा में तैयार प्रोग्राम को लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित कर किसी भी कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया गया प्रोग्राम सोर्स, ठीक है, या सोर्स कोड कहलाता है, जबकि ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा जो है मशीन भाषा में परिवर्तित प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड कहलाता है। सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न स्तरीय भाषा, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जबकि एप्लीकेशन या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया जाता है। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है असेंबल, ठीक है, दूसरा है कंपाइलर सॉफ्टवेयर और तीसरा है इंटरप्रेटर। ठीक है, चलिए सबको बारी बारी से समझते हैं। असेंबलर सॉफ्टवेयर, ठीक है, यह एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर निर्माता कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तथा हार्डवेयर या प्रोसेसर के प्रकार पर निर्भर करता है, अतः प्रत्येक प्रोसेसर का असेंबलर प्रोग्राम अलग अलग हो सकता है। ठीक है, असेंबलर सॉफ्टवेयर असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम के सोर्स कोड को मशीन या ऑब्जेक्ट में बदलता है।
यह मशीन कोड को एक स्थान पर असेंबल यानी इकट्ठा करता है तथा उसे कंप्यूटर मेमोरी में स्थापित कर क्रियान्वय यानी कि रन के लिए तैयार करता है। ठीक है, चलिए कंपाइलर के बारे में हम लोग जानेंगे। यह एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम के सिंटैक्स की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। जब सभी गलतियां दूर हो जाती है तो प्रोग्राम संपादित हो जाता है तथा मेमोरी में सोर्स प्रोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए अलग कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में प्रत्येक निर्देश को मशीन भाषा निर्देश में संकलित करता है। कंपाइलर पूरे सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कोड में बदलकर उस मेमोरी में स्टोर करता है, परंतु उसे क्रियान्वित यानी कि रन नहीं करता। इसके पश्चात प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस तरह कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम तैयार करता है। एक बार कंपाइलर हो जाने के बाद प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानेंगे इंटरप्रेटर के बारे में। कंपाइलर की तरह इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियान्वित करता है। इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम के प्रत्येक लाइन को एक एक कर मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। यह प्रोग्राम के एक लाइन का मशीन भाषा में अनुवाद कर लेने के पश्चात उसे क्रियान्वित रन या एग्जीक्यूट भी करता है। यदि इस लाइन के क्रियान्वयन में कोई गलती हो तो उसे उसी समय इंगित करता है तथा संशोधन के बाद ही अगली लाइन को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। स्पष्टतः इंटरप्रेटर का आउटपुट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम न होकर सॉफ्टवेयर को क्रियान्वयन के दौरान इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है। इस कारण इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर का मेमोरी में बना रहना आवश्यक होता है। ठीक है, कंपाइलर की जो है उपेक्षा इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर तैयार करना आसान होता है। चूँकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन कर प्रोग्राम की गलतियों को इंगित करता है, अतः इंटरप्रेटर द्वारा प्रोग्राम में सुधार करना आसान होता है। ठीक है, चलिए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में हम लोग जानते हैं। यूनिक्स सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें किसी नए मशीन में इसका प्रयोग आसान हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर। ठीक है, तो वस्तुतः दोनों का कार्य उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलना है, पर कार्य पद्धति के आधार पर दोनों में कुछ अंतर भी है। ठीक है, चलिए उन अंतरों को हम लोग जानते हैं। तो हमारा पहला है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है। ठीक है, और इंटरप्रेटर जो है प्रोग्राम को एक एक लाइन कर अनुवादित करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर सभी गलतियां एक साथ बताता है और इंटरप्रेटर एक लाइन को मशीन भाषा में परिवर्तित कर उसकी गलतियां बताता है तथा उस दोष को दूर हो जाने पर ही आगे बढ़ता है। ठीक है, तीसरा है हमारा प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है पर उसे क्रियान्वित नहीं करता है कंपाइलर। ठीक है, और इंटरप्रेटर जो है वह प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियान्वित करता है। कंपाइलर का आउटपुट मशीन भाषा का ऑब्जेक्ट कोड होता है और इंटरप्रेटर का आउटपुट जो है सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम होता है। कंपाइलर एक बार अनुवाद होने के, ठीक है, कंपाइलर जो है वह एक बार अनुवाद हो जाने के बाद प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती और प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए सॉफ्टवेयर को प्रत्येक बार इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है, अतः हर बार इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
अशुद्धियों को हटाने से धीमा होता है कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर में जो है अशुद्धियों को हटाने से वह धीमा होता है, और इंटरप्रेटर जो है उसमें अशुद्धियों को हटाने से वह तीव्र हो जाता है। कंपाइलर संपादन में कम समय लेता है और इंटरप्रेटर संपादन में अधिक समय लेता है, ठीक है। चलिए कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, जो कौन कौन से महत्वपूर्ण लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो पहला है हमारा उसमें MS-DOS, ठीक है, जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। यह 1981 में माइक्रोसॉफ्ट व IBM द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया एकल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। चूँकि इसमें कमांड को लेकर कंप्यूटर पर टाइप करना पड़ता है, अतः उपयोगकर्ता को कमांड तथा उसका सिंटैक्स याद रखना पड़ता है। इसके प्रॉम्प्ट में चालू डिस्क का नाम स्लैश तथा खुले हुए डायरेक्टरी का नाम रहता है। MS-DOS एक 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्तमान में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रचलन कम हो गया है क्योंकि इसके कमांड को याद रखना पड़ता है तथा इसके चित्र और ग्राफ नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा जो है वह है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS-DOS की कमियों को दूर करने के लिए 1990 में विंडोज़ 3.0 जारी किया, ठीक है। बाद में इसके कुछ संशोधित संस्करण समय समय पर जारी किए गए, जैसे विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ ME, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 आदि, ठीक है। ये सभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है, ठीक है। पहला जो है वह है यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, ठीक है, अतः इसे सीखना और इस प्रकार करना आसान है। दूसरा है हमारा इसमें चित्र, ग्राफ तथा अक्षर के कार्य किए जा सकते हैं। तीसरा है हमारा विंडोज़ पर आधारित सभी प्रोग्राम की कार्य पद्धति लगभग समान होती है। इससे एक प्रोग्राम का ज्ञान दूसरे प्रोग्राम में भी उपयोगी होता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग यानी कि मल्टीटास्किंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एक साथ कई कार्यक्रमों को चलाया और उस पर कार्य किया जा सकता है। यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यह जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ NT, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। यह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया बहु उपयोगकर्ता मल्टी प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यह विंडोज़ की तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करता है, पर इसमें नेटवर्क संचार तथा डाटा सुरक्षा की अनेक विशेषताएं पाई जाती है, ठीक है। यूनिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। यह एक मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका विकास 1970 में बेल लैबोरेटरीज के केन थॉम्सन तथा डेनिस रिची द्वारा किया गया। यह नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था। नेटवर्क तथा डाटा की सुरक्षा इसकी विशेषता रही है। यूनिक्स हाई लेवल लैंग्वेज C भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग मुख्यतः वेब सर्वर के लिए किया जाता है, ठीक है। लिनक्स के बारे में हम लोग जानते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग तथा मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यह मुफ्त में उपलब्ध ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास नेटवर्क के प्रयोग के लिए किया गया है, ठीक है। ये हमारा लिनक्स का सिंबल है, ठीक है, जो आप लोग को डिस्प्ले पर दिख रहा है। चलिए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास लिनक्स टोरवाल्ड्स द्वारा 1992 में किया गया। लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा, ठीक है। यह मुफ्त में उपलब्ध एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हालांकि इसका ट्रेडमार्क अभी भी इसके विकास लिनक्स टोरवाल्ड्स के पास है। लिनक्स का सोर्स कोड सबके लिए खुला है जिसमें किसी भी प्रोग्रामर द्वारा सुधार किया जा सकता है। लिनक्स का 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स का पहचान मैस्कोट टॉक्स नामक पेंगुइन, ये जो आप लोग देख रहे हैं पेंगुइन, यही होता है, ठीक है।
चलिए, क्या आप लोग जानते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की लोकप्रियता को देखते हुए सन 2000 में कंप्यूटर निर्माण की कुछ शीर्ष संस्थाओं ने जीनोम, ठीक है, फाउंडेशन की स्थापना की, जो मुफ्त व ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के विकास में सहयोग देता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो एंड्रॉयड टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट आदि के लिए गूगल कंपनी द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग किया गया है। इसका सोर्स कोड लिनक्स तथा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित है। व्हाट्सएप, मैसेंजर, गूगल प्ले, गूगल सर्च तथा जीमेल आदि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग हैं। ठीक है, गूगल कंपनी ने कुछ अन्य कंपनियों के साथ मिलकर ओपन हैंडसेट अलायंस बनाया, जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के विकास में भूमिका निभाता है। ठीक है, कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी संस्करणों के नाम मीठा भोजन के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कपकेक, इक्लियर, किटकैट, ओरियो आदि। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। यह प्रोग्राम का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। ठीक है, संस्थान, व्यक्ति या कार्य को देखकर आवश्यकता अनुसार इस सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच समन्वय स्थापित करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तैयार किए गए पृष्ठभूमि पर ही कार्य कर सकता है। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यह उपयोगकर्ता की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, किसी और के लिए इसकी उपयोगिता उदाहरण नहीं होती है। उदाहरण, रेलवे आरक्षण के लिए तैयार सॉफ्टवेयर, वायुयान नियंत्रण के लिए तैयार सॉफ्टवेयर, मौसम विश्लेषण के लिए तैयार सॉफ्टवेयर आदि। ठीक है, चलिए समान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानते हैं। जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, हालांकि इसे विशेष आवश्यकताओं के लिए बनाया जाता है, पर अनेक उपयोगकर्ता इससे लाभ उठा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वेब ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर, ठीक है, आदि समान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। चलिए समान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पहला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर द्वारा टेक्स्ट, दस्तावेज यानी कि पत्र, रिपोर्ट, पुस्तकें आदि तैयार करने के लिए, उसमें संशोधन करने, उसके रूप और आकार में परिवर्तन करने, व्याकरण तथा स्पेलिंग चेक करने, प्रिंट करने आदि के लिए प्रयोग होता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को टाइपराइटर के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने के अलावा कुछ अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में गलतियों में सुधार करना आसान होता है, साथ ही टेक्स्ट को डिजिटल रूप में स्टोर किया जाता है तथा इसी रूप में नेटवर्क पर स्थानांतरित भी किया जा सकता है। ठीक है, हमारा दूसरा है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो यह मुख्यतः गणितीय यानी कि न्यूमेरिकल तथा स्टैटिक सांख्यिकी डाटा को टेबल अर्थात रो में और कॉलम में के रूप में वर्गीकृत और विश्लेषित करता है। इसमें ग्राफ और चार्ट बनाने की सुविधा भी रहती है। इसका प्रयोग मुख्यतः बैंकों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लेजर बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए क्या आप लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित एक पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कार्यालय तथा सामान्य व्यक्तिगत कार्यों के लिए तैयार किया गया है। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस तथा MS इंटरनेट एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर शामिल होता है। इसका पहला संस्करण वर्ष 1990 में जारी किया गया था। ठीक है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो इसका प्रयोग डाटा को स्टोर करने, उसमें संशोधन तथा उसका वर्गीकरण करने में किया जाता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो इस सॉफ्टवेयर द्वारा सम्मेलन, बैठक, गोष्ठी आदि में सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अकाउंटिंग पैकेज, तो इसके द्वारा विभिन्न वित्तीय लेखांकन
व्यापारिक लेन देन तथा सामान प्रबंधन को सरल बनाया जाता है। टैली भारत में बना एक लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको हम लोग DTP भी बोलते हैं। इसमें कंप्यूटर और उसके सहयोगी उपकरणों का प्रकाशन के कार्य में व्यवहार किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के प्रयोग द्वारा टेक्स्ट डाटा को कंप्यूटर में सुगमतापूर्वक इंटर और एडिट किया जा सकता है। कुछ लोकप्रिय DTP सॉफ्टवेयर हैं माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, पेज मेकर, कोरल ड्रो, वेंचुरा आदि। ठीक है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, तो इसमें कंप्यूटर द्वारा ग्राफ, चित्र और रेखा चित्र आदि का निर्माण, संशोधन तथा प्रिंट किया जा सकता है। एडोब फोटोशॉप एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है। कैड सॉफ्टवेयर, चलिए कैड के बारे में जानते हैं, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इसमें कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक डिज़ाइन तैयार करने, नक्शे त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल डिज़ाइन तैयार करने, उसमें संशोधन करने तथा निर्माण की प्रक्रिया को समझने का कार्य किया जाता है। ऑटो कैड तथा ऑटोडेस्क कैड सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है। चलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानते हैं, जो वो क्या होता है। यह कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं, चलिए उसे हम लोग देखते हैं। डिस्क फॉर्मेटिंग, इसके द्वारा नए मेमोरी डिस्क यानी फ्लॉपी हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क को प्रयोग से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल बनाया जाता है। इसमें स्टोरेज डिवाइस के सभी सेक्टर की जांच की जाती है, खराब सेक्टर की पहचान की जाती है तथा डिस्क का एड्रेस टेबल तैयार किया जाता है। फॉर्मेटिंग द्वारा डिस्क को 2 या अधिक भागों में बांटा जा सकता है, जिसे डिस्क पार्टीशन कहा जाता है। फॉर्मेटिंग के दौरान डिस्क पर पहले से मौजूद डाटा को मिटाया नहीं जाता। ठीक है। डिस्क क्लीनअप, तो इसके द्वारा मेमोरी डिस्क की अशुद्धियां तथा अनावश्यक प्रोग्राम व डाटा हटाकर उसकी क्षमता में वृद्धि की जाती है। ठीक है। बैकअप प्रोग्राम, चलिए बैकअप प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर में लगे मेमोरी डिस्क, ठीक है, के क्षतिग्रस्त हो जाने पर डाटा नष्ट होने का डर बना रहता है। इससे बचने के लिए डाटा को कंप्यूटर से अलग किसी मेमोरी डिस्क, ठीक है, ऑफलाइन मेमोरी डिस्क पर भी संग्रहित रखा जाता है। इसे बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। एंटीवायरस यूटिलिटी, सही प्रोग्राम के साथ लगा हुआ छोटा प्रोग्राम या अनुदेश जो चलाए जाने पर कंप्यूटर सिस्टम में कुछ खराबी उत्पन्न करता है, वायरस कहलाता है। ठीक है। इस वायरस को निष्क्रिय करने के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन, तो डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जब किसी फाइल को डिस्क पर स्टोर किया जाता है तो कंप्यूटर सबसे पहले प्राप्त होने वाली खाली जगह पर उसे स्टोर कर देता है। ठीक है। इस प्रकार बार बार उपयोग से डिस्क विभिन्न टुकड़ों में बंट जाता है और इसे पढ़ने की गति धीमी हो जाती है। इसे ठीक करने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, जो सभी फाइलों को पुनः व्यवस्थित करता है। इससे डिस्क की गति तीव्र होती है। यह स्टोर किए गए विभिन्न फाइलों के बीच स्थित खाली स्थान को व्यवस्थित कर मेमोरी प्रबंधन को बेहतर बनाता है। ठीक है। फाइल मैनेजर, तो एक स्थान पर रखे गए सूचनाओं तथा डाटा का संग्रह कंप्यूटर सिस्टम में फाइल कहलाता है। ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी में किसी भी सूचना को फाइल में ही स्टोर किया जा सकता है। एक या अधिक फाइलों को एक स्थान पर एक फोल्डर में स्टोर किया जा सकता है। फाइल तथा फोल्डर के प्रबंधन के लिए निर्मित सॉफ्टवेयर फाइल मैनेजर कहलाता है। ठीक है। कंप्यूटर में प्रत्येक फाइल का एक विशेष नाम, आकार, साइज, ठीक है, प्रकार होता है तथा मेमोरी में स्थित लोकेशन होता है। प्रत्येक फाइल के साथ उसकी प्रॉपर्टीज दर्शाई जाती है, जिसमें फाइल के निर्माण तथा तिथि, निर्माण की तिथि तथा समय, ठीक है, यानी कि डेट और टाइम जो है, अंतिम बार देखने या अद्यतन अपडेट की तिथि तथा
समय आदि भी दर्शाया जाता है। फाइल मैनेजर फाइल तथा फोल्डर को व्यू, एडिट, प्रिंट, मूव, कॉपी, डिलीट तथा मॉडिफाई करने की सुविधा प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी फाइल बनाने से पहले उसे एक विशेष नाम दिए जाने का अनुरोध करता है, जिसे फाइल नेमिंग कहते हैं। फाइल को मेमोरी में सेव किए जाने पर फाइल मैनेजर फाइल के नाम के साथ फाइल एक्सटेंशन स्वतः जोड़ देता है, जो फाइल के प्रकार पर निर्भर करता है। सामान्यतः फाइल एक्सटेंशन 3 कैरेक्टर का होता है, जिसे फाइल के नाम के बाद डॉट लगाकर लिखा जाता है। फाइल मैनेजर फाइल तथा फोल्डर को ट्री स्ट्रक्चर के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानेंगे डाटा फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी। ठीक है, डाटा या फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी। तो इस प्रोग्राम का उपयोग फाइल के आकार को छोटा करने के लिए किया जाता है, ताकि वह मेमोरी में कम जगह ले तथा उसे नेटवर्क पर कम समय में स्थानांतरित किया जा सके। कंप्रेस्ड फाइल को पुनः खोलने के लिए कंप्रेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जेपीईजी चित्र, एमपीईजी ऑडियो तथा एमपीईजी वीडियो फॉर्मेट कंप्रेस्ड फाइलों के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे सॉफ्टवेयर पैकेज के बारे में। तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए अनेक सॉफ्टवेयर का समूह, जिसे उपभोक्ता को एक साथ प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, सॉफ्टवेयर पैकेज या सॉफ्टवेयर सूट कहलाता है। हम सॉफ्टवेयर पैकेज के किसी सॉफ्टवेयर का अलग से या अकेले उपयोग नहीं कर सकते। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा कार्यालय के प्रयोग के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर पैकेज है। जब कई लोकप्रिय एप्लीकेशन या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताओं को एक ही एप्लीकेशन प्रोग्राम में समाहित कर उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, तो इसे इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, रिटेल सॉफ्टवेयर। चलिए रिटेल सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है तथा जिसे उचित शुल्क चुकाकर प्रयोग में लाया जा सकता है, रिटेल सॉफ्टवेयर कहलाता है। रिटेल सॉफ्टवेयर के साथ यूजर मैनुअल तथा प्रयोग के दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। इसे ओवर द काउंटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली आदि रिटेल सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, ओएमई सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानते हैं। जो ओएमई सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर कंपनी द्वारा हार्डवेयर उपकरण के साथ एक पैकेज के रूप में दिया जाने वाला सॉफ्टवेयर ओईएम सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर में पहले से ही स्टोर किया हुआ हो सकता है। ठीक है, चलिए पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं हम लोग। ऐसे सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन्हें शेयरवेयर या फ्रीवेयर भी कहा जाता है। इन्हें इंटरनेट से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर का अधिकार किसी व्यक्ति या संस्था के पास नहीं होता। उपयोगकर्ता इसके सोर्स कोड तथा उसके प्रयोग में बदलाव भी कर सकता है। शेयरवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे बिना कोई शुल्क चुकाए एक निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जा सकता है, शेयरवेयर कहलाता है। ठीक है, शेयरवेयर इंटरनेट पर भी मुफ्त उपलब्ध होते हैं, लेकिन ट्रायल अवधि के समाप्त होने के बाद इसका प्रयोग जारी रखने के लिए निर्धारित शुल्क चुकाना पड़ता है। ठीक है, चलिए फ्रीवेयर के बारे में जानते हैं हम लोग। ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिना कोई शुल्क चुकाए व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, फ्रीवेयर कहलाता है। फ्रीवेयर इंटरनेट पर भी मुफ्त में उपलब्ध होता है, परंतु फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का संपूर्ण अधिकार, कॉपीराइट का अधिकार जो है वह निर्माता के पास ही रहता है। उपयोगकर्ता को इसके सोर्स कोड में परिवर्तन का अधिकार नहीं होता और न ही इसे बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक है, डेमो सॉफ्टवेयर। तो किसी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी द्वारा नया सॉफ्टवेयर जारी करने से पूर्व प्रचार के दौरान उस सॉफ्टवेयर को मुफ्त में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिसे डेमो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एक निश्चित अवधि के बाद उस सॉफ्टवेयर का उपयोग जारी रखने के लिए उस सॉफ्टवेयर का पूर्ण संस्करण कंपनी को निर्धारित मूल्य चुकाकर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ग्रुपवेयर
यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसे समान उद्देश्यों में लगे व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। इस कारण इसे कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर या ग्रुप सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। ग्रुप वेयर के कुछ उदाहरण हैं जैसे ऑनलाइन चैट, ईमेल, न्यूज़ ग्रुप, वॉइस मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सभी ग्रुप वेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए फर्मवेयर के बारे में हम लोग जानते हैं। फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण है जिसका प्रयोग हार्डवेयर की जगह किया जाता है। यह हार्डवेयर की बचत करता है तथा उसके मूल्य में कमी लाता है। फर्मवेयर को अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के निर्माण के समय ही स्टोर किया जाता है। रोम, प्रोम तथा EEPROM मेमोरी में डाला गया सॉफ्टवेयर निर्देश फर्मवेयर का उदाहरण है। यदि कंप्यूटर में गुणा करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की बजाय जोड़ के लिए बनाए गए हार्डवेयर को बार बार जोड़ने का निर्देश सॉफ्टवेयर देकर गुणा का कार्य लिया जाता है, तो यह फर्मवेयर का उदाहरण है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे टेस्टिंग व डिबगिंग। ठीक है, टेस्टिंग व डिबगिंग क्या होता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटियों को बग्स कहा जाता है। इन त्रुटियों को ढूंढने व उनमें सुधार करने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। इस कार्य के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को डिबगर कहा जाता है। त्रुटियों को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के सहारे ठीक किया जाता है जिसे पैच कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाने के बाद उसे क्रियान्वित कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि सॉफ्टवेयर अपने निर्धारित कार्य सही ढंग से पूरा कर रहा है तथा प्रक्रिया को कर रहा है। इस प्रक्रिया को जो है हम लोग टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानेंगे किसी भी प्रोग्राम में दो तरह की गलतियां पाई जाती है। तो पहला है वह सिंटेक्स की गलती और दूसरा है लॉजिक की गलती। तो पहला जो है हमारा सिंटेक्स एरर, उसे देखते हैं। प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा का अपना व्याकरण होता है जिसे सिंटेक्स रूल कहा जाता है। प्रोग्रामिंग में व्याकरण की गलतियां सिंटेक्स एरर कहलाते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जैसे कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर्स सिंटेक्स एरर को इंगित करते हैं तथा उनके ठीक होने पर ही प्रोग्राम क्रियान्वित हो सकता है। ठीक है, लॉजिक की गलती। ठीक है, लॉजिक एरर देखते हैं क्या क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर में लॉजिक एरर प्रोग्राम क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली सभी संभावनाओं पर विचार नहीं करने का परिणाम है। लॉजिक एरर के साथ भी प्रोग्राम काम करता है पर किसी विशेष परिस्थिति में गलत परिणाम देने की संभावना बनी रहती है। लॉजिक एरर में किसी नियम का उल्लंघन नहीं होता, अतः इसकी पहचान करना कठिन होता है। लॉजिक एरर की पहचान कर उसे ठीक करना टेस्टिंग व डिबगिंग कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे कर्नेल के बारे में, जो वह क्या होता है। तो कर्नेल जो है यह किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल बिंदु या आधारित संरचना वाला भाग है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है तथा उपकरणों का प्रबंधन सुनिश्चित करता है। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल पर आधारित होता है। इसे सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड भी कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने अस्थायी रोम चिप यानी कि नॉन वोलेटाइल रोम चिप के में निर्माण के समय ही स्टोर कर दिया जाता है। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है, बायोस पासवर्ड तथा हार्डवेयर की जांच करता है तथा स्वतः ही बूटिंग प्रक्रिया शुरू कर देता है। ठीक है, बायोस जो है वह पेरिफेरल उपकरणों जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस की जांच करता है तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। पोस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बारे में। तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है, बायोस स्वतः ही कंप्यूटर में लगे सभी उपकरणों जैसे मेमोरी कार्ड, जैसे मेमोरी, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, वीडियो डिस्प्ले कार्ड तथा अन्य हार्डवेयर की जांच करता है तथा उन्हें उपयोग के लायक बनाता है। इसे पोस्ट कहा जाता है। पोस्ट या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बूटिंग प्रक्रिया का ही एक भाग है। इस दौरान हार्डवेयर में कुछ गड़बड़ी पाए जाने पर उसे स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है बूटिंग, और हम लोग देखते हैं जो बूटिंग से किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है,
चलिए बूटिंग को हम लोग देखते हैं। बूटिंग जो है, कंप्यूटर ऑन किए जाने पर बायोस स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर उसे द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक या मुख्य मेमोरी रैम चिप में डालता है तथा सॉफ्टवेयर को उपयोग लायक बनाता है। इसे बूटिंग या बूट स्ट्रैप कहा जाता है। कंप्यूटर रीस्टार्ट करने पर बूटिंग प्रक्रिया पुनः चालू हो जाती है। बूटिंग के दौरान कंप्यूटर हार्डवेयर की जांच की जाती है, साथ ही हार्डवेयर संबंधी आवश्यक जानकारी तथा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम व संस्करण कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। कोल्ड बूट के बारे में हम लोग जानेंगे, जो वो क्या होता है। जब किसी बंद ऑफ कंप्यूटर को पावर या स्टार्ट बटन दबाकर चालू किया जाता है तो कंप्यूटर बूटिंग की प्रक्रिया कोल्ड बूट कहलाता है। जब किसी चालू कंप्यूटर पर रीसेट बटन दबाते हैं तो पहले कंप्यूटर की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी जाती है और इसके बाद बूटिंग प्रक्रिया शुरू होती है, अतः इसे भी कोल्ड बूट कहा जाता है। वार्म बूट के बारे में हम लोग जानेंगे। जब पहले से चालू कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद किए बिना पुनः बूट कराया जाता है तो इसे वार्म बूट कहते हैं। ठीक है। कीबोर्ड पर अल्ट कंट्रोल डिलीट बटनों को एक साथ दबाकर या रीस्टार्ट कमांड पर क्लिक कर वार्म बूट की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है तब किसी कमांड पर प्रतिक्रिया नहीं करता तो वार्म बूट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है डिवाइस ड्राइवर। ठीक है। तो कंप्यूटर में किसी भी हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित व नियंत्रित किया जाता है। किसी विशेष हार्डवेयर को निर्देशित व नियंत्रित करने तथा उपयोग के लायक बनाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर का डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। डिवाइस ड्राइवर किसी पेरिफेरल उपकरण जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस आदि को कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़ता है तथा संवाद स्थापित करने योग्य बनाता है। ठीक है। कंप्यूटर के साथ बाहर से जोड़े जा सकने वाले किसी भी उपकरण जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा आदि का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर के उस उपकरण का डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। एक ही उपकरण का अलग अलग हार्डवेयर जो है, निर्माता कंपनी का डिवाइस ड्राइवर अलग अलग हो सकता है। ठीक है। अतः डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा हार्डवेयर उपकरण के साथ सीडी रोम में उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। आजकल विभिन्न हार्डवेयर कंपनियों के अलग अलग उपकरणों के डिवाइस ड्राइवर पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में लोड कर दिया जाता है। इस कारण जब कोई नया हार्डवेयर डिवाइस कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं उस उपकरण को संबंधित ड्राइवर सॉफ्टवेयर से जोड़कर कंप्यूटर हार्डवेयर के अनुसार संयोजित कर लेता है। इस व्यवस्था को प्लग एंड प्ले डिवाइस कहा जाता है। अगर किसी हार्डवेयर का डिवाइस ड्राइव पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध नहीं है तो कंप्यूटर उस हार्डवेयर का डिवाइस ड्राइव लोड करने की सूचना देता है। ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे यूजर इंटरफेस के बारे में। ठीक है। तो कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच अंतर संबंध स्थापित करने की व्यवस्था यूजर इंटरफेस कहलाता है। ठीक है। इसके जरिए उपयोगकर्ता कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश देता है तथा कंप्यूटर उन निर्देशों का पालन कर परिणाम प्रदर्शित करता है। ठीक है। यूजर इंटरफेस दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए इन दोनों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। पहला है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसमें कंप्यूटर को लिखित कमांड टाइप का निर्देश दिया जाता है, अतः उपयोगकर्ता द्वारा विभिन्न कमांड याद रखने की ज़रूरत होती है। डॉस जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। हमारा दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा विभिन्न कमांडों को लघु चित्र या प्रतीक चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिन्हें आइकन कहते हैं। उपयोगकर्ता को विभिन्न कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। उपयोगकर्ता कंप्यूटर स्क्रीन पर आइकन, मेनू तथा विंडोज़ के माध्यम से प्रदर्शित कमांड को कीबोर्ड या माउस द्वारा क्लिक कर उस कमांड को क्रियान्वित करवा सकता है। इस तरह GUI कंप्यूटर के उपयोग को आसान बनाता है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे विंडोज़ और तथा लिनक्स जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में।
ठीक है। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक कानूनी दस्तावेज है जो कुछ शर्तों के अधीन या बिना किसी शर्त के सॉफ्टवेयर के उपयोग या वितरण का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। किसी सॉफ्टवेयर पर नियमों के अनुसार स्थापित कानूनी अधिकारी सॉफ्टवेयर कॉपीराइट कहलाता है। कॉपीराइट धारक की अनुमति के बिना कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का प्रयोग, उसका वितरण या उसमें परिवर्तन करना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है इंस्टॉल और अनइंस्टॉल। ठीक है, तो किसी सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में, ठीक है, कॉपी करना ताकि वह प्रोग्राम उपयोग के लिए तैयार हो, इंस्टॉल प्रोग्राम कहलाता है। स्टार्ट मेन्यू पर रन विकल्प द्वारा या setup.exe फाइल चलाकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क से हटाना अनइंस्टॉल प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, क्या आप लोग जानते हैं एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम सब रूटीन प्रोग्राम कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर, काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, जिससे हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोगों ने आज देखा। ठीक है, सॉफ्टवेयर से किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण में से बनते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा फ्लो चार्ट और कंप्यूटर भाषाएं। ठीक है, यानी कि फ्लो चार्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे, उससे किस तरह के टॉपिक आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा यह क्लास था सॉफ्टवेयर का, उसमें हम लोगों ने पूरा सिलेबस कवर किया, जो किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते भी हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, तो हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग नए प्रश्नों के साथ देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।